ट्वेल्थ अकाउंटेंसी, 12वीं लेखा शास्त्र, और हमारा अभी चैप्टर चल रहा है अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स पर, अंश पूंजी का लेखांकन एवं निर्गमन पर अभी तक मैंने 10 वीडियो बनाया है और हम अग्रिम याचना एवं उन पर ब्याज इस टॉपिक तक पहुंचे हैं। इस अग्रिम याचना एवं उन पर ब्याज के लिए मैंने 3 वीडियो बनाया है, 22वें नंबर सवाल के लिए, 23वें नंबर सवाल के लिए, और आज उस पर मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा, ये 24वें नंबर सवाल के लिए। अभी तक मैंने इस पर 2 ही वीडियो बनाया है, 22वां और 23वां। आज मैं ये 24वां नंबर सवाल के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो हम देखते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स पर कुल अभी तक मैंने 10 वीडियो बनाया है। इशू ऑफ शेयर्स पर कुल अभी तक मैंने 10 वीडियो बनाया है और आज ये 11वां वीडियो है। ठीक है, इस 10 वीडियो में 2 वीडियो जो है यानी कि 9वें नंबर का और 10वें नंबर का, 9वें नंबर का वीडियो और 10वें नंबर का वीडियो, ये जो है अग्रिम याचना पर है। इस पर 9वें वीडियो पर मैंने अग्रिम याचना के विषय में थियोरेटिकल बातें भी समझाने की कोशिश की है। तो आप अगर अग्रिम याचना का ये अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, 9वां और 10वां वीडियो को, फिर आपको अग्रिम याचना के विषय में अच्छे से समझ आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 9वें नंबर और 10वें नंबर वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसमें से जाकर आसानी से इन वीडियो को देख सकते हैं। या तो आई बटन पे क्लिक करके आप 9वें नंबर और 10वें नंबर की वीडियो को आप देख सकते हैं। आई बटन पे आपको इन दोनों वीडियो का लिंक आएगा, उसमें से आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक अग्रिम याचना एवं उस पर ब्याज, इस टॉपिक पर हम ये 24वें नंबर सवाल को देखेंगे। अभी तक आपने ये 22वें नंबर सवाल और 23वें नंबर सवाल को देखा। इस 22वें नंबर सवाल में क्या था कि पंजी प्रविष्टि और याचना का आपको खाता बनाने के बोल रहा था, तो हमने उसको देखा। 23वें नंबर सवाल में आपको पंजी प्रविष्टि करने के बोल रहा था और इस 24वें सवाल में ये है कि आपको पंजी प्रविष्टि करने बोल रहा है और रोकड़ पुस्तक भी तैयार करने को बोल रहा है। इसलिए मैंने इस वीडियो को, इस प्रश्न को लिया है क्योंकि इसमें इस सवाल में पंजी प्रविष्टि और रोकड़ पुस्तक भी बनाने को बोल रहा है। तो पहले जब हम रोकड़ पुस्तक के विषय में पढ़े थे कि जब सवाल आपको रोकड़ पुस्तक बनाने को बोल दे तब आपको किस तरह प्रविष्टि करनी पड़ती है। तो जब आपको सवाल रोकड़ पुस्तक बनाने को बोलती है तब हम क्या करते हैं कि जितनी भी बैंक वाली प्रविष्टि यानी रोकड़ वाली जितनी भी प्रविष्टि है उसको पंजी प्रविष्टि में न कर हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए रोकड़ बही खोलना पड़ता है और रोकड़ वाली प्रविष्टि हम उस रोकड़ बही से करते हैं, पंजी प्रविष्टि नहीं करते उसका। तो हम यहाँ पास इस सवाल को देखेंगे। इस सवाल को मैंने इसीलिए लिया और रोकड़ पुस्तक दिया, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पास, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। तो हम चलते हैं 24वें नंबर सवाल में। पहले इसके सवाल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको हल करेंगे कि ये किस तरह बनेगी। तो आप देखिए सवाल को लिखा है, रूपक लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के, 100 रुपये प्रत्येक के यानी एक अंश का दाम 100 रुपये है, 100 रुपये प्रत्येक के 10,000 अंशों का निर्गमन किया। रूपक लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 100 रुपये वाले 10,000 अंशों का निर्गमन किया जिन पर 20 रुपये प्रति अंश आवेदन पर यानी आवेदन पर 20 रुपये लिया जाएगा, 30 रुपये प्रति अंश आवंटन पर 30 रुपये लिया जाएगा और 25 रुपये प्रति अंश की 2 मांग से देय है। अर्थात 2 मांग बनाया जा रहा है यानी प्रथम याचना और द्वितीय याचना, 2 याचनाएं बनाई जा रही हैं और दोनों के लिए यानी एक याचना का दाम 25 रुपये रखा गया, यानी प्रथम याचना का 25 रुपये और द्वितीय याचना का भी 25 रुपये। तो 25, 25, 50 और इनको जब जोड़ते हैं तो 20 और 30, 50, 20 और 30, 50 और 25, 25, 50, तो 50, 50, 100 रुपये। एक अंश का दाम 100 रुपये, 10,000 अंश
निर्गमित कर रही है। 20 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर, प्रथम मांग पर 25 रुपये और द्वितीय मांग पर भी 25 रुपये। आवेदन और आवंटन, सवाल आगे कह रहा है कि आवेदन और आवंटन राशि प्राप्त कर ली गई। आवेदन का पैसा और आवंटन का पैसा दोनों का राशि जो है वो प्राप्त कर लिया गया। प्रथम मांग पर, प्रथम याचना पर, प्रथम मांग पर एक सदस्य के अतिरिक्त यानी एक सदस्य को छोड़कर जिसके पास 200 अंश थे, एक सदस्य जिसके पास 200 अंश थे, सभी सदस्यों ने अपने देय राशि का भुगतान किया। अर्थात सभी लोगों ने पैसा दे दिया प्रथम मांग का, केवल एक व्यक्ति जो 200 अंश रखा हुआ था, एक सदस्य जो 200 अंश रखा था, वो प्रथम याचना का पैसा नहीं दे पा रहा है। जबकि एक अन्य सदस्य जिसके पास 500 अंश थे, जबकि एक अन्य सदस्य जिसके पास 500 अंश थे, शेष देय राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया। कहने का अर्थ है कि इसके अतिरिक्त एक और अन्य सदस्य जिसके पास 500 अंश है, उसने क्या किया, प्रथम याचना पर ही, यानी जब उससे प्रथम याचना का पैसा मांगा गया तो उसने क्या किया, प्रथम याचना के साथ साथ अपनी द्वितीय याचना का भी पैसा दे दिया, यानी कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना। उसने प्रथम याचना के साथ ही द्वितीय याचना का भी पैसा दे दिया, कर दिया। अंतिम मांग अभी मांगी नहीं गई है, यानी कि अंतिम याचना का पैसा अभी नहीं मांगा गया है, अभी केवल प्रथम याचना तक ही पैसा मांगा गया। कॉल्ड अप, याचित पूंजी, यानी कि कितना याचना किया गया, अभी केवल प्रथम याचना तक ही मांगा गया है, यानी कि 20, 30, 50, 50 और 25, 75 रुपये ही मांगा गया है। 100 रुपये पूरा मांगना चाहिए था, मगर कंपनी अभी पूरा 100 रुपये नहीं मांग पाई है, वो केवल अभी प्रथम याचना तक ही जा पाई है। सवाल में ये कह रहा है कि अभी केवल 75 रुपये ही प्रथम याचना तक मांगा गया है, द्वितीय याचना नहीं बन रहा है, द्वितीय याचना अभी सवाल में नहीं बता रहा है। रोजमंचा एवं रोकड़ पुस्तक तैयार कीजिए। रोजमंचा, पंजी प्रविष्टि और रोकड़ पुस्तक हमको तैयार करना है। तो आप सवाल में देखेंगे कि हम केवल प्रथम याचना तक पैसा मांगा गया है, तो हम केवल प्रथम याचना तक ही प्रविष्टि करेंगे, क्योंकि द्वितीय याचना अभी नहीं बना है। सवाल ने साफ साफ बता दिया कि अभी द्वितीय याचना का पैसा नहीं मांगा गया है, तो हम केवल प्रथम याचना तक ही प्रविष्टि करेंगे, पंजी प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम सवाल को याद करते हैं कि आखिर में सवाल में किन किन बातों को कहा गया है और क्या क्या हमको याद रखना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जब भी सवाल पढ़ें तो उस सवाल को अपने दिमाग में थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। याद करने के बाद सवाल आप जब याद कर लेंगे उसको, यानी समझ लेंगे अच्छी तरीके से, तो फिर क्या होगा कि आपको बार बार पुस्तक को नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल को। तो सवाल कितने अंश जारी कर रहा है, 10,000 अंश जारी कर रहा है, 10,000 अंश निर्गमन कर रहा है। सवाल कहता है कि कंपनी कितने अंश निर्गमन कर रहा है, 10,000 अंश निर्गमन कर रहा है। कितने वाले अंश हैं, 100 रुपये वाले अंश हैं। पैसा किस तरह मंगाया जा रहा है, आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये। प्रथम और अंतिम याचना, 2 याचनाएं हैं, प्रथम अंतिम बोल रहा, प्रथम याचना पर 25 रुपये, द्वितीय याचना पर 25 रुपये। द्वितीय याचना पर 25 रुपये, तो ये पूरा मिलाकर हमारा 100 रुपये हो जाता है। अब सवाल बोलता है कि प्रथम याचना का पैसा दे दिया गया, द्वितीय याचना का पैसा दे दिया गया, तृतीय याचना का भी पैसा दे दिया गया। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, प्रथम याचना में आवेदन के पूरे लोग पैसा देते हैं, जब पैसा आवेदन का मांगा गया पूरे लोगों ने पैसा दिया, आवंटन का पूरे लोगों ने पैसा दे दिया, यानी पूरे 10,000 अंशों पर पूरा पैसा प्राप्त हो गया। जब प्रथम याचना पर पैसा मांगा गया तो एक व्यक्ति जो 200 अंश रखा हुआ था वो पैसा नहीं दे पा रहा है और बाकी लोग प्रथम याचना का पूरा पैसा दे रहे हैं। ये तो हो गया एक पॉइंट। इसी में अगला पॉइंट बोलता है
कि एक व्यक्ति जो 500 अंश रखा हुआ था वो क्या कर रहा है, प्रथम याचना के साथ ही द्वितीय याचना का भी पैसा दे रहा है। तो यहाँ पास आ रहा है अग्रिम याचना। तो पिछले वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि जो 10वें नंबर का वीडियो था उसमें भी अग्रिम याचना और अवशिष्ट याचना दोनों ही आ रही थी, मगर कहाँ पास आ रही थी, आवंटन में आ रही थी। यहाँ पास भी ये अवशिष्ट याचना जब पैसा नहीं दे रहा है जो 200 अंशों पर, ये अवशिष्ट याचना है, और जो 500 अंशों पर पहले ही पैसा दे रहा है, अग्रिम दे रहा है, तो ये अग्रिम याचना है। दोनों ही पॉइंट यहाँ पास आ रहा है, मगर कहाँ पास आ रहा है, प्रथम याचना में आ रहा है। ये दोनों ही पॉइंट जो है, ये दोनों ही बिंदुएं जो है वो प्रथम याचना में आ रही हैं। अवशिष्ट याचना भी हो रहा है यहाँ पास और अग्रिम याचना भी हो रहा है। तो हम इस सवाल को अब देखेंगे कि इस तरह हम इसको बनाएंगे। और द्वितीय याचना अभी तक कंपनी ने इसका पैसा मांगा नहीं है, तो हम द्वितीय याचना का प्रविष्टि नहीं करेंगे। तो हम प्रविष्टि कहाँ तक करेंगे, हम प्रविष्टि करेंगे प्रथम याचना तक। ठीक है, तो आपने इस सवाल को देखा। ये सवाल आप अपने ध्यान में रखिए कि किस तरह सवाल क्या बोल रहा है। इन पॉइंट्स को अपने याददाश्त में रखिए, फिर उसके बाद इसको हल कीजिए। तो आपको याद क्या रखना है, 10,000 अंश जारी कर रहा है, 10,000 अंश निर्गमित कर रहे हैं। एक अंश का दाम 100 रुपये, आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये, प्रथम याचना पे 25 रुपये, द्वितीय याचना पे 25 रुपये। आवेदन की पूरी रकम राशि प्राप्त कर ली गई, आवंटन की पूरी राशि प्राप्त कर ली गई। जब प्रथम याचना में पहुंचे, जब कंपनी ने प्रथम याचना का पैसा मंगाया, तो एक व्यक्ति जो 200 अंश रखा था प्रथम याचना का पैसा नहीं दे रहा है, और एक व्यक्ति जो 500 अंश रखा हुआ था वो क्या कर रहा है, प्रथम याचना के साथ द्वितीय याचना का भी पैसा दे रहा है अग्रिम में। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, पंजी प्रविष्टि करेंगे और इसका हम रोकड़ बही भी खोलेंगे। तो ये मैंने इसका प्रविष्टि करके रखा हुआ है। ये 24वें नंबर की सवाल है, अग्रिम याचना एवं उन पर ब्याज। तो हम इसका पंजी प्रविष्टि देखते हैं रूपक लिमिटेड की पुस्तकों में। ये पंजी प्रविष्टि है रूपक लिमिटेड की पुस्तकों में। हम इस तरह पंजी प्रविष्टि खोल कर रखेंगे, दिनांक, विवरण, राशि विकलन, राशि समाकलन, यानी डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। तो मैंने इसका पंजी प्रविष्टि यहाँ पास करके रखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पास ये मैंने पंजी प्रविष्टि की है, और इसी के बाद हमको एक इसका ये रोकड़ बही भी रोकड़ बही भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में आपको रोकड़ बही यानी रोकड़ पुस्तक खोलने को बोला है, तो हमको एक रोकड़ पुस्तक भी उसका खोलना पड़ेगा। ये ऊपर का ये पंजी प्रविष्टि का है, और ये उसके बाद उसके नीचे ये रोकड़ बही चालू किया गया है, खोला हुआ है। तो यहाँ पास आप देखिए, इसमें ये आप खाता है दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि, ये बैंक कॉलम है। आपने 11वीं में रोकड़ बही पढ़ा हुआ कि रोकड़ बही किस तरह बनाते हैं हम, उसमें दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि, ये बैंक कॉलम है। तो अब हम इसका सवाल चालू करते हैं। तो पहले पंजी प्रविष्टि हम देखेंगे, फिर उसके बाद रोकड़ बही को देखेंगे। तो मैंने बताया है, आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको सवाल में रोकड़ पुस्तक बनाने को बोल दें तो आपको क्या करना है, आपको रोकड़ वाली जितनी भी प्रविष्टि बैंक वाली प्रविष्टि है, उस प्रविष्टि को आपको पंजी प्रविष्टि में नहीं करना होगा। यानी पंजी प्रविष्टि में बैंक वाली प्रविष्टि नहीं आएगी। ये कहाँ जाएगी, ये बैंक वाली जितनी भी प्रविष्टियाँ हैं वो जाएंगी सीधे सीधे रोकड़ बही में। तो यहाँ पास मैंने इसको केवल समझाने के लिए इसको बनाया था। अभी मैं इसको हम इसको काटेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा आप देखिएगा कि जब हम आवेदन में जब हम प्रविष्टि करते हैं, तो आवेदन के लिए 2 प्रविष्टि होती है, पहले पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि, और उसके बाद उसको पूंजी खाता में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। तो आप पैसा जब आवेदन का पैसा प्राप्त करेंगे तो कैसी प्रविष्टि करेंगे, बैंक खाता डेबिट, पैसा आएगा, अंश आवेदन खाता से पैसा आया, बैंक खाता डेबिट, कंपनी के पास पैसा आया, रूपक लिमिटेड की पुस्तकों में रूपक लिमिटेड के पास पैसा जैसे ही आएगा वो प्रविष्टि करेगी। बैंक खाता डेबिट, पैसा आया, बैंक खाता डेबिट किससे आया, आवेदन से आया, अंश आवेदन खाता से। 10,000 अंशों पर आवेदन का 20 रुपये रखा गया है, 2 लाख रुपये होता है। ये इस तरह का प्रविष्टि होना चाहिए था प्राप्त का, मगर यहाँ पास
रोकड़ खाता खोलने बोला है, तो हमको ये प्रविष्टि नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको रोकड़ बही में लिखेंगे सीधा सीधा। आप देखेंगे बैंक खाता डेबिट है, तो रोकड़ बही में हम जाएंगे और रोकड़ बही के डेबिट साइड में रोकड़ खाता, क्योंकि बैंक खाता डेबिट था तो बैंक कॉलम के डेबिट साइड जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंश आवेदन खाता से। ये जो आवेदन खाते को हमने क्रिएट किया है, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे अंश आवेदन खाता से 2 लाख रुपए। जितना भी पैसा प्राप्त करेंगे उसको यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो प्राप्त करने वाली प्रविष्टि यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर की जाएगी। बैंक के कॉलम में बैंक डेबिट किया गया है, बैंक के कॉलम में आएंगे, बैंक डेबिट किया है, इसके डेबिट साइड आकर जो क्रेडिट में नीचे अंश आवेदन खाता लिखा है उसको हम लिख देंगे अंश आवेदन खाता से 2 लाख रुपए। ये बैंक जितना राशि हम प्राप्त करेंगे, ये राशि हमने प्राप्त किया, इसको लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रविष्टि आपको नहीं करना है, इसको मैंने बस केवल दिखाने के लिए किया था, इसको आपको इसमें नहीं करना है। ध्यान रहे कि जब भी आप रोकड़ बही से आपको बनाने को बोले तो आप रोकड़ बही में सीधा सीधा प्रविष्टि करेंगे, बैंक की प्रविष्टि आप पंजी प्रविष्टि में नहीं करेंगे। तो हमको कहाँ से प्रविष्टि करना पड़ेगा, हमको पूंजी में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि, सीधे सीधे हम पूंजी में हस्तांतरित, यानी पूंजी वाली ही प्रविष्टि। आप देखोगे कि केवल मैंने यहाँ पर पूंजी वाली ही प्रविष्टि आप करके रखी हुई है। तो आप सीधे सीधे जब भी आपको रोकड़ खाता बनाने बोले तो पूंजी वाली प्रविष्टि ही आप पंजी प्रविष्टि में करेंगे। तो हम चलते हैं पूंजी वाली प्रविष्टि करते हैं। तो पहले आवेदन के लिए आवेदन खाता डेबिट करेंगे, पूंजी खाता क्रिएट करेंगे। प्राप्त पूंजी खाता में हस्तांतरित, तो पूंजी खाते में हस्तांतरित की प्रविष्टि में पूंजी खाता क्रिएट हुआ क्योंकि पूंजी बन रही है। आवेदन की राशि को हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं। अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से 2 लाख रुपए जो हम प्राप्त किए थे उसको हमने पूंजी खाता में हस्तांतरित कर दिया। इसको लिखेंगे 10,000 अंशों पर 20 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि पूंजी खाते में अंतरित। ये हमारा आवेदन का राशि जो था वो पूंजी खाते में हस्तांतरित हो गया। फिर उसके बाद आते हैं आवंटन में। आवंटन में भी उसी तरह पूंजी खाता में हस्तांतरित करने का। अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, आवंटन का समय आ गया है यानी पैसा प्राप्त होगा, अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से 30 रुपये के हिसाब से, आवंटन का 30 रुपये रखा गया है। 10,000 अंशों पर 30 रुपये के हिसाब से 3 लाख बताएंगे। 10,000 अंशों पर 30 रुपये प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्य होने पर, यानी कि देय होने पर, समय आने पर, ये आवंटन का देय की प्रविष्टि यानी कि पूंजी में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि हो गई। फिर उसी तरह हम आते हैं प्रथम याचना का भी हम क्या करेंगे, प्रथम याचना का भी देय वाली प्रविष्टि करेंगे, यानी पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि करेंगे। पूंजी खाते को क्रिएट करेंगे और प्रथम याचना को डेबिट कर देंगे। अंश प्रथम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, प्रथम याचना 25 रुपये का है। 10,000 अंशों पर 25 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख हमने प्रथम याचना की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। 10,000 अंशों पर 25 रुपये प्रति अंश प्रथम याचना राशि प्राप्य होने पर, पूरे को हम जोड़ेंगे तो 7,50,000 ये हमारा जोड़ आता है। आप देख रहे होंगे कि इस पंजी प्रविष्टि में मैंने कहीं भी बैंक वाली प्रविष्टि नहीं की, यानी कि पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि नहीं की है। पैसे प्राप्त करने की प्रविष्टि हम यहाँ पर रोकड़ बही से करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा, अब आप जितने भी बैंक वाली प्रविष्टि है उसको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिए, उसको याद कीजिए, फिर उसके बाद उसकी प्रविष्टि यहाँ पर कीजिए। तो जैसे ही आवेदन का पैसा प्राप्त होगा, हम प्रविष्टि को देखते हैं। जैसे ही आवेदन का पैसा प्राप्त होगा हम प्रविष्टि क्या करते हैं, जैसे ही आवेदन का पैसा प्राप्त होता, ये मैंने इसका दूसरा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है कि जब अगर आपको रोकड़ खाता नहीं बनाने को बोलता है तब आप किस तरह प्रविष्टि करते हैं। जैसे ही हमको पैसा आवेदन का प्राप्त होगा हम प्रविष्टि करते बैंक खाता डेबिट आवेदन खाता से, बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से 2 लाख। इसी का मैंने यहाँ पर प्रविष्टि करके रखा हुआ है। बैंक खाता डेबिट, तो बैंक के
डेबिट साइड जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंश आवेदन खाता से 2 लाख। ये हमारा आवेदन की राशि प्राप्त करने की यानी बैंक वाली प्रविष्टि हो गई। उसी तरह जब आवंटन का पैसा प्राप्त करेंगे तो प्रविष्टि करेंगे बैंक खाता डेबिट, यानी पैसा प्राप्त करेंगे आवंटन का बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। ये मैंने आपको समझाने के लिए बस किया है। इस सवाल में ये बैंक वाली प्रविष्टि नहीं होगी, मैं केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप इस प्रविष्टि को देखकर सीधे सीधे आप इसको रोकड़ खाते में लिखेंगे। तो आप देखेंगे आवंटन की प्रविष्टि बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से, बैंक के डेबिट साइड आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंश आवंटन खाता से 3 लाख। फिर उसी तरह जब प्रथम याचना का पैसा आप प्राप्त करेंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 प्रविष्टियाँ करके रखी हुई है। थोड़ा सा हम इसका जनरल एंट्री देखते हैं, जनरल एंट्री जो मैंने बना के रखा है उस जनरल एंट्री को देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे, तो इससे आपको थोड़ा सा क्लियर ज़्यादा होगा। ये आपका जो समझाने के तौर पर मैंने बना के रखा हुआ, इसमें मैंने आपको जनरल एंट्री बता के रखी है कि जब प्रथम याचना के समय कंपनी पैसा प्राप्त करेगी तो किस तरह प्रविष्टि करती। क्योंकि प्रथम याचना का जब पैसा प्राप्त कर रही तो क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जो 200 अंश रखा है वो पैसा नहीं दे रहा है, उसका प्रविष्टि करना पड़ेगा अवशिष्ट याचना से। और एक व्यक्ति जो 500 अंश रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, अग्रिम में पैसा दे रहा है, तो इसकी भी प्रविष्टि करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना दोनों के विषय में थ्योरेटिकल भी इसका समझाया हुआ है। आप अगर इनके वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे जो इनका लिंक आ रहा है उस लिंक पर जाकर आप इनके वीडियो को देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे दिया, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप इनके लिंक के द्वारा उन वीडियो को देख सकते हैं। तो उन वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से इनको समझ आएगा किस तरह हमको प्रविष्टि करनी है। तो आप देखिए, जैसे ही प्रथम याचना में पैसा प्राप्त होगा तो क्या होगा, 200 अंशों पर 25 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये 200 अंशों पर प्रथम याचना का पैसा नहीं देगा तो 5,000 रुपये कम प्राप्त होगा। और दूसरा 500 अंशों पर 25 रुपये के हिसाब से 12,500 रुपये ज़्यादा भी प्राप्त होगा कॉल्स इन एडवांस का। ठीक है, 2 बातें होंगी। प्रथम याचना के समय एक अवशिष्ट याचना भी बन रहा है और दूसरा अग्रिम याचना भी बन रहा है, तो इसका थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। उस कैलकुलेशन के फिर मदद से हम क्या करेंगे, इसकी प्रविष्टि को करेंगे। तो आप देखिए इसका कैलकुलेशन, प्रथम याचना पर प्राप्त राशि यानी प्रथम याचना पर कितना राशि प्राप्त होगा। तो प्रथम याचना का कितना पैसा होता है, 10,000 अंश निर्गमन कर रही है, 25 रुपये के हिसाब से प्रथम याचना पर 2.5 लाख रुपये टोटल बनता है कि 2.5 लाख रुपये मिलना चाहिए। अब क्या हो रहा है, उसमें से जो 200 अंश रखा हुआ एक व्यक्ति वो क्या कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा प्रथम याचना का, तो ये पैसा तो मिलेगा नहीं, यानी कि 200 अंश पे 25 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये होता है, ये 5,000 रुपये नहीं प्राप्त होगा। तो प्रथम याचना का कितना पैसा प्राप्त होगा, 2,45,000, 2,50,000 में से 5,000 नहीं प्राप्त होगा, तो 2,50,000 जो है प्रथम याचना का प्राप्त होगा। साथ में एक व्यक्ति जो 500 अंश रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, 25 रुपये के हिसाब से प्रथम याचना पर ही द्वितीय याचना का भी पैसा दे दे रहा है, यानी पहले से एडवांस में दे दे रहा है। जो प्रथम याचना में प्राप्त होगा तो ये प्रथम इसी के साथ प्राप्त होगा, यानी इसी में जुड़कर प्राप्त होगा। तो 500 अंशों पर 25 रुपये के हिसाब से 12,500 रुपये और एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है। तो पूरा मिलाकर प्रथम याचना में कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, 2,57,500 रुपये। इसी को हमको बैंक खाते में दिखाना होगा कि बैंक से इतना हमको प्राप्त हो रहा है। तो इसकी प्रविष्टि को आप देखिए, जो केवल मैंने समझने के लिए की हुई है, क्योंकि हमको पासबुक बनाने बैंक पुस्तक बनाने को बोल रहा है, रोकड़ पुस्तक बनाने को बोल रहा है, इसलिए मैंने इसको केवल समझने के लिए किया है। हमारा मेन सवाल जो है वो ये है जो आप यहाँ पास करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा जनरल के माध्यम से समझिए कि जब आपको पैसा प्राप्त होता है तो आप प्रविष्टि क्या करते हैं, बैंक खाता डेबिट। जनरल प्रविष्टि कैसे करते हैं, बैंक खाता डेबिट अवशिष्ट याचना, क्योंकि अवशिष्ट याचना यहाँ पर प्रथम याचना का पैसा नहीं मिल रहा है, तो जब पैसा नहीं मिलता अवशिष्ट हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, अवशिष्ट याचना को डेबिट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर जितना पैसा नहीं मिल रहा है उसको डेबिट कर देंगे। अवशिष्ट प्रथम याचना खाता डेबिट अंश प्रथम याचना खाता से। आप देखेंगे जब प्रथम याचना का हमने पूंजी की प्रविष्टि किया तो प्रथम याचना को हमने डेबिट किया और पूंजी खाते को क्रेडिट किया, तो आपका यहाँ पर देखेंगे ये प्रथम याचना डेबिट होकर चालू हो गई। तो जब पैसा प्राप्त हो जाएगा तो इस प्रथम याचना को आपको क्रेडिट करके बंद करना पड़ेगा। वही यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट किया गया, ये आपस में कट जाएगी।
तो प्रथम याचना को हमने यहाँ पर डेबिट किया। अब यहाँ पर लाकर जब पैसा प्राप्त हो जाएगा तो इसको क्लोज कर देंगे। और उसी के नीचे मैंने एक अग्रिम याचना को लिखा। क्यों? क्योंकि पैसा एडवांस मिल रहा है, तो जब भी आपको अग्रिम याचना होगा यानी पैसा एडवांस मिलेगा, तो जहाँ पर भी पैसा प्राप्त होगा तो अग्रिम याचना को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर पैसा एडवांस में मिल रहा है फर्स्ट कॉल में, यानी प्रथम याचना पर ही एडवांस मिल जा रहा है, तो फर्स्ट कॉल के जो प्राप्त वाली प्रविष्टि है, जो पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि, वहाँ पर अग्रिम याचना को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अग्रिम याचना खाता से पैसा प्राप्त हुआ 2,57,500 रुपये पूरा प्राप्त हुआ। 5,000 रुपये नहीं प्राप्त हुआ, इसका कैलकुलेशन मैंने पीछे बताया हुआ है। 2,57,500 रुपये कैसे आ रहा है? 5,000 रुपये नहीं प्राप्त हुआ, हमको पूरा 2.5 लाख रुपये प्राप्त होना चाहिए था, और 12,500 रुपये जो है एडवांस में आप जोड़ेंगे पूरा, तो यहाँ पर 2,62,500 2,62,500 रुपये आता है दोनों तरफ का जोड़। तो ये हमारा उसकी पंजी प्रविष्टि थी। इस पंजी प्रविष्टि के हिसाब से हमको क्या करना है, इसी के हिसाब से हमको यहाँ पर प्रविष्टि करना है। तो आप देखेंगे इसमें जो मैंने ये रोकड़ पुस्तक बनाया, यहाँ पर आप देखेंगे बैंक खाता डेबिट किया है, तो बैंक खाते के यानी रोकड़ बही के डेबिट से हटाएंगे और लिखेंगे प्रथम याचना खाता से, यानी जो क्रेडिट में ये दोनों ही क्रेडिट में है, क्योंकि इनका पैसा इसमें जुड़ा हुआ है, इन दोनों का पैसा इसमें जुड़ा हुआ है। अंश प्रथम याचना खाता से, अंश प्रथम याचना खाता से 2,45,000, 2,50,000 नहीं लिखेंगे, जितना पैसा प्राप्त हुआ है प्रथम याचना का 2,45,000 प्राप्त हुआ, पीछे कैलकुलेशन में दिया हुआ है 2,45,000। और अग्रिम याचना से कितना पैसा प्राप्त हुआ? अग्रिम याचना से 12,500 रुपये प्राप्त हुआ है, उसको हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा। इन दोनों ही क्रेडिट में इन दोनों क्रेडिट को हमको लिखना पड़ेगा। अंश प्रथम याचना खाता से, अग्रिम याचना खाता से 2,45,000 12,500 रुपये। तो ये हमारा रोकड़ बही हो जाता है। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो जब इसका पूरा टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 7,57,500 रुपये, 7,57,500। और इधर का जोड़ नील है, इसी जोड़ को हम क्या करेंगे, शेष के रूप में दिखा देंगे। शेष ले जाएगा यानी आगे ले जाएगा शेष 7,57,500, 7,57,500 और टोटल हमारा जोड़ क्या आ जाएगा 7,57,500। तो ये हमारा सवाल था, जिसमें आपको यदि सवाल रोकड़ बही बनाने को बोल दे तो फिर आप इस तरह हल करेंगे, यानी पंजी प्रविष्टि भी देंगे। अगर सवाल आपको पंजी प्रविष्टि कह दे और रोकड़ बही भी बनाने को बोल दें तो आप पंजी प्रविष्टि भी करेंगे और रोकड़ बही भी बनाएंगे। पंजी प्रविष्टि में आप जितने भी बैंक वाली प्रविष्टि है उसको नहीं करेंगे, केवल पूंजी वाली प्रविष्टि करेंगे। बैंक वाली प्रविष्टि जो है वो आपको रोकड़ बही से की जाएगी। तो ये हमारा 24वां नंबर का सवाल था, जिसको मैंने आज आपको बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक्स करना ना भूलें। धन्यवाद।